तो चलो स्टार्ट करें। आएंगे फिर सब धीरे धीरे। हाँ सर। हाँ सर। कौन कौन सा देखो नहीं बना है, कौन कौन सा करना है क्वेश्चन प्रॉब्लम। नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 निकाल लो सब लोग अपना। क्वेश्चन नंबर 15 हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 15। साउंड क्लियर है ना। हाँ सर। 15 नंबर प्रॉब्लम देखो। एक बताया था कंपाउंड पेंडुलम, और जिस दिन बताया था उस दिन ये भी बोला था कि अगर इसको समझ जाओगे तो फिर ये लिखना, टाइम पीरियड फाइंड करना बहुत ही आसान रहेगा। मेनली डिफरेंस वहाँ होता है, इसको देख ही नहीं पाते हम लोग कि कंपाउंड पेंडुलम है या सिंपल पेंडुलम है या क्या है। तो इस प्रॉब्लम में भी वैसा ही है। प्रॉब्लम को देखो। एक बोला दो स्ट्रिंग है और एक मास से अटैच्ड है। दो स्ट्रिंग है, एक मास ले लो m, ये 3 मीटर है और इधर थोड़ा लेंथ बड़ा है और इसका जो है लेंथ वो ज्यादा बड़ा है और ये 4 मीटर है। डाउनवर्ड में जी लेना है एज यूजुअल। इधर तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है। ये 3 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर एंड ये मास एम है। ये डायग्राम में मेंशन है, दो पॉइंट है पी एंड क्यू। बोला गया a bob of mass m connected by two string of length 3 meter and 4 meter other end of the string are connected to the rope p and q। pq का वैल्यू दिया हुआ। ये मास कैन ऑसिलेट इन वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट्स कर रहा है। वर्टिकल प्लेन कौन सा हुआ, यही हो गया, यही वर्टिकल प्लेन हो गया। इस वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट्स कर रहा है। प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू स्ट्रिंग। बोला वर्टिकल प्लेन कौन सा, ये जो प्लेन है ये सबका, ये टू स्ट्रिंग से एक प्लेन बनेगा, यही तुम्हारा व्हाइट बोर्ड का प्लेन हो गया। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में ये ऑसिलेट कर रहा है, मतलब ये मास को थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस करो आगे की तरफ ऐसे और छोड़ दो तो ये, मतलब यहाँ एक P है, यहाँ एक Q है, दो पॉइंट है, 3 मीटर एंड 4 मीटर पे ऐसे एक मास अटैच्ड है। अब इसको इधर भी कोई कर सकता था, इधर भी कर सकता है, ऐसे नहीं करना है। बाहर की तरफ लगे स्लाइडली छोड़ दो तो ये इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, इस तरह से ऑसिलेट्स कर रहा है। तो बोला गया क्या कि फाइंड द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम। इफेक्टिव लेंथ फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड अगर हम फाइंड कर लेंगे तो इफेक्टिव लेंथ फाइंड हो जाएगा। और बोल ही दिया कि पेंडुलम है, बोल दिया ना पेंडुलम है। तो इफेक्टिव लेंथ अगर देखोगे तो ये 3 मीटर है और ये क्या है 4 मीटर है और ये 5 मीटर है, तो ऑब्वियसली ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब बोल दिया है कि स्ट्रिंग ही आइडियल है और ये इस तरह से। अब इसको जस्ट इफेक्टिव लेंथ का मतलब क्या हो गया, इफेक्टिव लेंथ का मतलब हो गया कि ये एक ऐसा सिंपल पेंडुलम होता जिसका लेंथ L होता, मास M। ये इधर नहीं ऑसिलेट कराते, अगेन हम लोग इधर ऑसिलेट कराते तो आराम से टाइम पीरियड लिख देते 2π√L/g। अब ये प्रॉब्लम कंपाउंड का नहीं है, सिंपल पेंडुलम का है और बोल ही दिया है, क्वेश्चंस में भी बोल दिया है। तो ये इफेक्टिव लेंथ है, बट यहाँ पे ये वर्टिकल डायरेक्शंस में कोई भी स्ट्रिंग्स नहीं है, ये स्ट्रिंग्स है। बट जस्ट लाइक तो वही है। अब अगर ये रॉड दे देता ना, अब अगर ये रॉड दे देता, एक प्रॉब्लम किया था हम लोगों ने रॉड का, अगर ये मास का रॉड दे देता तो कभी भी ये तुम्हारा फिर सिंपल पेंडुलम नहीं बनता। बट दिया हुआ है मास ऑफ बॉब। मास ऑफ बॉब का मतलब पॉइंट मास हो गया। अब ये 90 डिग्री है तो यहां से हमको इफेक्टिव लेंथ मिल जाएगा, यही है एल इफेक्टिव। इफेक्टिव लेंथ मिल जाएगा, अगर ये फाइंड कर लेंगे तो वही हो जाएगा हम लोग का इफेक्टिव लेंथ। तो जरा थिंक करो, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो हाइपोटेनस हो गया। ये वाला एंगल जो हो जाएगा, जैसे ये वाला एंगल जब देखोगे तो ये एंगल हो जाएगा, मान लोगे थीटा लगा लोगे तो कॉस थीटा हो जाएगा 3/5। अगर कोई यहाँ कॉस थीटा बोलेगा तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 3/5। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, थीटा का वैल्यू कॉस टाइन, इनवर्स 3/। कॉस इनवर्स नहीं, ये सब बोला था स्टैंडर्ड टैन थीटा। हाँ सर हाँ। टैन थीटा का वैल्यू अगर 3/4 है तो थीटा का वैल्यू 37 डिग्री। टैन अल्फा का वैल्यू अगर 4/3 है तो अल्फा का वैल्यू 53 डिग्री। तो यहाँ पे
cos थीटा 3/5 है, तो tan थीटा क्या लिख सकते हो, या tan थीटा यही तो दिख रहा है, परपेंडिकुलर क्या हो गया ये 4 और ये बेस वाला हो गया 4/3। तो यहाँ से बोल सकता है कोई कि थीटा का वैल्यू क्या है 53 डिग्री, 4/3 हो गया ना 53 डिग्री, तो ये है 53। तो 3 cos 53 हो गया और ये हो गया 3 sin 53 डिग्री। इधर से भी चलोगे वही बात है, तो L इफेक्टिव हो गया 3 sin 53 डिग्री। तो L इफेक्टिव का वैल्यू यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं 3 sin 53 डिग्री, और sin 53 डिग्री का वैल्यू tan 53 अगर 4/3 है तो sin 53 4/5। तो 4 3 12/5 मीटर लेंथ आ गया। तो टाइम पीरियड भी अगर पूछता है इसका कि टाइम पीरियड बता दो तो 2π√12/5g बोल देते। और यहाँ पे तो यहाँ पे आंसर पूछा है कि एल इफेक्टिव बता दो, एल इफेक्टिव तो यही आ गया कितना 12/5 मीटर, और ये आंसर हो गया। तो ये सिंपल पेंडुलम ही था, बट दो स्ट्रिंग इस तरीके से अटैच कर दिया गया था। आइडियली स्ट्रिंग होगा, आइडियल स्ट्रिंग नहीं रहता, मासिव स्ट्रिंग रहता, या फिर तुम्हारा रॉड रहता, तो एक क्लास में प्रॉब्लम हम लोग किए थे, या फिर एक और प्रॉब्लम दिए हैं जिसमें रॉड यूज किया हुआ है, तो वहां पे वो कंपाउंड पेंडुलम होता, सिंपल पेंडुलम हाँ सर, वो वाला हो गया। वाला हो गया। अब ये रॉड रहता तो उसमें तो बस t इक्वल टू 2π√ICM प्लस MD² डिवाइड बाई MGT का रूट अंडर, ये कंपाउंड पेंडुलम में तो आइडेंटिफाई करना होता है मेनली कि जो मास अटैच्ड है वो क्या कंपाउंड पेंडुलम है या सिंपल पेंडुलम है। अगर वो आइडेंटिफाई कर लिए तो फिर ये टाइम पीरियड लिखना या जो भी फाइंड करना वो बहुत इजी हो जाता है। तो ये क्लियर सबको? देखो कोई ऑप्शन मिला? हाँ सर, हाँ सर, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट कौन सा कर ले? सर 9 नंबर। 12 नंबर देखो जस्ट उसके नीचे है, एल ICM प्लस MGD, बस यही यूज करना है। ICM प्लस MD² मतलब ओ पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लोगे, वो ऊपर में आ जाएगा ICM प्लस MD², और नीचे में MGD हो गया हिंज पॉइंट से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस। नेक्स्ट बोलो कौन सा है नेक्स्ट? 9। 9 नंबर, 9 हाँ नंबर 9 नंबर भी अच्छा प्रॉब्लम है। ये मिक्स करके प्रॉब्लम है, मिक्स करके कुछ प्रॉब्लम हम लोग किए भी थे, स्ट्रिंग और रॉड का एक मिक्स करके प्रॉब्लम किया था, याद है? इसी मास को आइडियल स्ट्रिंग ले लिया था, इसी मास को एक स्प्रिंग से अटैच कर दिया था, और के का वैल्यू बोला भी था, आईटी का पूछा हुआ है। और डिस्प्लेस रूल वही है कि मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करो, अगर ट्रांसलेशनल है तो तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स से कर लो, रोटेशनल है तो रिस्टोरिंग टॉर्क से कर लो, वही रूल्स है। तो नेक्स्ट देखो, इसको मिटा दे। हाँ सर, हो गया। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है तुम्हारा 9 नंबर। 9 नंबर में बोला गया कि एक तुम्हारा रिंग है जो यहाँ पे ऐसे हुक जैसा है, और यहाँ से रिंग अंदर जा रहा है और फिर ऐसे बाहर आया, अटैच्ड है रिंग यहाँ पे, और एक आइडियल पुल्ली है, आइडियल पुल्ली एक रूफ से अटैच्ड है, और साथ में एक स्ट्रिंग इससे अटैच कर दिया, और एक स्ट्रिंग आइडियल स्ट्रिंग का दूसरा जो पार्ट है वो एक स्प्रिंग से अटैच्ड है, इस तरीके से अटैच्ड है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है 2k, और इसका मास है m, किसका मास है m? रिंग का मास है तुम्हारा m, एंड रेडियस है r, और ये इस तरीके से डायग्राम में दिया हुआ है। तो अभी छोड़ा हुआ है तो अभी तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे ही होगा। अब क्वेश्चंस को पढ़ो, फाइंड क्या करना है, मेंशन है t इक्वल टू π/100 रूट अंडर n, मतलब टाइम पीरियड ही फाइंड करना है और कुछ नहीं। टाइम पीरियड अगर फाइंड कर लिए तो हम लोग n का वैल्यू को बता सकते हैं, n का वैल्यू पूछ रहे हैं। अब क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं। कंसीडर ए रिंग ऑफ मास m, m का वैल्यू दिया हुआ है 1 kg। कंसीडर ए रिंग ऑफ मास m 1 kg, रेडियस r है जो मेंशंस किया हुआ है डायग्राम में, विच इज कनेक्टेड टू एन इनएक्सिस्टेबल
inextensible string which passes over a frictionless pulley। आइडियल स्ट्रिंग है, इनएक्सटेंसिबल का यही मतलब हुआ, बताया भी था कि उसका जो लेंथ है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये एक आइडियल स्ट्रिंग ही है। तो आइडियल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है फ्रिक्शनलेस पुल्ली, आइडियल पुल्ली हो गया। The other end of the string is connected to the upper end of massless spring having a spring constant 2k where k is equal to, mentions है, where k is equal to 25 न्यूटन पर सेंटीमीटर। तो अब ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में चेंज कर सकते हैं ना हम लोग। तो 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर हो गया, 10 टू द पावर -2। क्लियर है ये? -2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा सर 2500 2500 न्यूटन पर मीटर। मास केजी में ही ले लिया। उसके बाद बोल रहा है क्या, 2k, बढ़िया ध्यान देना, 2k कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं करना। ring can rotate in vertical plane about hinged without any friction। mentions है there is no any frictions at hinge, no any friction है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, हिंज पॉइंट पे कोई फ्रिक्शंस नहीं है। ए हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ रिंग इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। सब बोला क्या, यही है हॉरिजॉन्टल पोजीशन। और ये क्या है, बोल ही दिया है वो, कि खुद से बोल दिया कि ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मेंशन कर दिया कि रिंग तुम्हारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है जो हॉरिजॉन्टल में है, डायग्राम जो मेंशन है। देन टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ रिंग कम आउट। टाइम पीरियड फाइंड करना है। क्वेश्चन पूरा समझ गए? मैंने पढ़ भी दिया। तो रूल्स क्या था, डायनामिक्स यूज करोगे, रोलिंग मोशंस तो है नहीं, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, वो क्लियर है? रोलिंग मोशंस तो नहीं दिख रहे, बोलो। हाँ। जब रोलिंग मोशंस नहीं दिख रहे, अच्छा ये दूसरा वाला भी कैमरा में आ रहा है क्या? नहीं सर, उसमें सिर्फ एक कैमरा को क्रॉस करके दिखा। अभी ठीक हो गया तो? हाँ सर। अभी तो कुछ नहीं दिख रहा होगा ना, वो भी नहीं दिख रहा होगा। हाँ सर, सिर्फ वीएमसी दुर्गापुर हाँ चलो अब ये रूल्स को याद करो। अगर लीनियर एसएचएम हो रहा है, ट्रांसलेटरी वाला ओनली, तो बताया था मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दो, डायनामिक्स लगा दो, एनर्जी से भी कर सकते हो, बट ये भी बोला था कि एनर्जी से तब करोगे, हमेशा प्रेफर करोगे, दोनों से होता है डायनामिक्स, हाँ रोलिंग मोशंस में, ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल, तो प्रेफर करते हैं हम लोग एनर्जी से बनाना। यहाँ पे तो ओनली रोटेशनल है। अगर रिंग कि कौन एसएचएम कर रहा है, स्प्रिंग कर रहा है, रिंग कर रहा है, कौन कर रहा है, पुली कर रहा है, आइडेंटिफाई करो जल्दी से, कौन सिंपल हार्मोनिक मोशंस या फिर ऑसिलेटरी मोशंस कर रहा है। यहाँ पे एक ही तो मास है, और कौन है वो, रिंग है, रिंग ही तो रिंग। कैसा ऑसिलेटरी मोशन है, एंगुलर है या लीनियर है, जल्दी सोच के बताओ। सर लीनियर। लीनियर कैसे है, रिंग पूरे बॉडी को देखोगे ना, अगर एक मास होता है इस तरह से, डायनामिक्स में हम लोग इसको क्या मानते हैं, पॉइंट मास मानते हैं, तो और हाँ ये सर। स्प्रिंग से अटैच है तब ना ऐसे ऐसे लीनियर है। ये तुम्हारा रिंग है और रिंग का वन एंड फिक्स है, तो ये ऊपर नीचे जाएगा, तो रिंग वन एंड जहां ये फिक्स है उसके अबाउट ही तो रोटेट करेगा ना। इसको पकड़ के ऐसे खींचोगे तो रिंग का डायग्राम जो है वो क्या बनेगा, ये तो फिक्स है ना, हिंज्ड है ना ये, बोलो। हाँ सर। तो ये अगर फिक्स्ड है, हिंज्ड है, तो अगर इसको पकड़ के नीचे ले आओगे तो ये डिस्प्लेस होगा, यहाँ पे होगा डिस्प्लेस। अब ये हाँ यहाँ सर। पे जब डिस्प्लेस हुआ तो देखो यहाँ आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो ये इसके मोशंस को देखो, रिंग के मोशंस को देखो, वन एंड के अबाउट कैसा है, एंगुलर एसएचएम है या लीनियर एसएचएम है, एंगुलर। एंगुलर। तो फिर कैसे बनाओगे, डायनामिक्स लगाओगे, कौन सा डायनामिक्स, टॉर्क लगाओगे, मेन पोजीशन से स्मॉल एंगल पे डिस्प्लेस करते हो, रिस्टोरिंग टॉर्क लिखते हो, किसके अबाउट डिस्प्लेस करते हो, जिसके अबाउट एंगुलर एसएचएम हो रहा है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इसमें कि किसके अबाउट एंगुलर एसएचएम हो रहा है। जैसे याद करो सिंपल पेंडुलम, ये सब में हम लोग जो सिंपल यूज करते थे कि एक स्ट्रिंग है, एक मास बॉब बॉब एम है, और डिस्प्लेस करते थे, तो किसके अबाउट डिस्प्लेस करते थे, जहां हिंज पॉइंट जिसके अबाउट एंगुलर एसएचएम होगा, किसके अबाउट एंगुलर एसएचएम हो रहा है, इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट हो रहा है। तो यहाँ पे भी जो एसएचएम हो रहा है वो किसके अबाउट हो रहा है, इसके अबाउट हो रहा है। क्लियर, हिंज पॉइंट के अबाउट हो रहा है, ये क्या हाँ है, सर। हिंज पॉइंट है।
तो रूल्स यही है स्टेप 1 में, स्टेप वाइज लिखे थे हम लोग कि डिस्प्लेस स्मॉल एंगल फ्रॉम मीन पोजीशन, और ऑलरेडी क्वेश्चंस में दे दिया है कि मीन पोजीशंस यही है, तो स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस कर दिया। मान लो कि यही हमने क्लॉकवाइज एंगल दे दिया थीटा, डिस्प्लेस कर दिया। ये लेंथ कितना हुआ, ये यहां से यहां तो तुम्हारा 2r होगा, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा 2r मल्टीप्लाई थीटा, यही हो जाएगा, बोलो। हाँ सर। 2r मल्टीप्लाई थीटा। साथ में अब एक बात और भी बताया था, क्या बताया था, जो पहले से फोर्स लगता है उसको अगर रिस्टोरिंग टॉर्क में या रिस्टोरिंग फोर्स में यूज करोगे तो फाइनली वो कट जाएगा और एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर एफबीडी बनाओगे तो इसके अबाउट जब टॉर्क लिख रहे हो तो mg का भी तो टॉर्क लिखोगे और ये टेंशन का भी टॉर्क लिखोगे, लेकिन mg नया डिस्प्लेसमेंट के रीजन से कोई टॉर्क नहीं लगा रहा है। बात को समझ रहे हो जो बोल रहा हूं मैं? हाँ सर। mg जो यहाँ पे जो फोर्स है वो जो टॉर्क लगाएगा अबाउट हिंज, वो कोई ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट एंगल थीटा उसके रीजन से वो रिस्टोरिंग टॉर्क नहीं लगा रहा है, तो उसको फिर लिखना रिस्टोरिंग टॉर्क में और फाइनली फिर काट देना हमेशा स्टेप्स ज्यादा लगता है। मैंने करके भी दिखाया था एक जिसमें हाफ या पार्शियली सबमर्ज था एक सिलेंडर इनसाइड लिक्विड सरफेस, और उसमें हम लोगों ने एक्स यूनिट डिस्प्लेस किया था और एक्स्ट्रा बॉयंसी जो लगा था वही रिस्टोरिंग का था, और सिर्फ उसी को वैल्यू लिख के और इस ऑसिलेटरी बॉडी के मास से डिवाइड करके हम लोगों ने एक्सेलेरेशन का इक्वेशन लिखा था और फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लिया था। तो यहाँ पे अगर एफबीडी बनाओगे ना तो ये सेंटर ऑफ मास पे रिंग का mg भी लगाओगे और एक यहाँ हिंज फोर्स भी लगेगा और स्ट्रिंग ऊपर में टेंशन भी लगाएगा। लेकिन जो टॉर्क जो रिस्टोरिंग है, जो हम लोगों ने एंगल थीटा से जो डिस्प्लेस किया है क्लॉकवाइज में, उसको वापस करने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जो नया जनरेट हो गया है, वो स्ट्रिंग का टेंशन। क्लियर ये बोलो। हाँ तो यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क अबाउट हिंज्ड अगर लिखोगे, टॉर्क रिस्टोरिंग अबाउट हिंज्ड पॉइंट, मान लो हिंज्ड पॉइंट ए से लिख लिया, टाउ एच वो किसके रीजन से है, टेंशन के रीजन से है, और टेंशन मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर लेंथ कितना है 2r, यही है। तो अगर हम टेंशंस फाइंड कर लिए कि टेंशंस कितना है, तब तो इक्वेशंस को लिखेंगे और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड करके अपना फाइंड कर लेंगे। रूल्स तो यही था। स्टेप 1 स्केच द डायग्राम, स्टेप 2 आइडेंटिफाई द मीन पोजीशन, स्टेप 3 डिस्प्लेस body from x unit length or theta angle from mean positions, then find due to that displacement only restoring force or restoring torque। तो हमने restoring torque तो लिख लिया। अब हमारा यहाँ पे क्या आ गया, टेंशन, ये T कितना है, तो देखो ये आइडियल स्ट्रिंग है, यहाँ पे जो T है वही तो T है। अब ये 2r थीटा डिस्प्लेस हुआ है तो यहाँ पे भी 2r थीटा यूनिट लेंथ स्प्रिंग डिस्प्लेस कर जाएगा, बोलो। हाँ सर। तो अब अगर ये यहां से यहां मीन पोजीशन से 2r थीटा डिस्प्लेस हुआ है तो स्ट्रिंग का टेंशन जो होगा वो कितना हो जाएगा, T इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट एंड मल्टीप्लाई इलोंगेशन और एक्सटेंशन, तो 2r इंटू डी थीटा। 2r इंटू यही डी थीटा डी- बोलो या डी थीटा बोलो, एक ही बात है, स्मॉल एंगल ही है। लास्ट में हम लोग थीटा को डी थीटा भी लिख लेंगे, क्या है वो स्मॉल एंगल कर दिया है, हाँ ठीक है। यहीं पे थीटा को स्मॉल एंगल लिखो या फिर डी थीटा लिखो, याद करो, सिंपल पेंडुलम को याद करो, ये सब हो चुका है। यहाँ से स्मॉल एंगल पे डिस्प्लेस करते थे, थीटा ही तो लेते थे और बोलते थे कि स्मॉल एंगल है और साइन थीटा को फिर क्या कर देते थे, थीटा, याद है। हाँ सर, वही मतलब। तो बोलते थे हम लोग कि हमारा थीटा क्या है, वो स्मॉल एंगल है। तो यहाँ पे भी हमारा थीटा स्मॉल एंगल ही है और तो स्टेप्स में ही था, डिस्प्लेस बॉडी फ्रॉम मीन पोजिशन एट अ स्मॉल एंगल थीटा, वो यहाँ पे भी वही है। तो अब टेंशंस क्या है, टेंशंस मालूम हो गया, रिस्टोरिंग टॉर्क यही है, रिस्टोरिंग REST रिस्टोरिंग टॉर्क, टेंशंस का वैल्यू वहां से उठा लो, तो 2k मल्टीप्लाई 2r मल्टीप्लाई थीटा एंड ऑल्सो मल्टीप्लाई TR। अब अगर वेक्टर लगा दोगे कि डायरेक्शंस ऑफ नेचर वाइज, तो देखो
2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, यानी 8 टाइम्स के आर स्क्वायर। ये ब्रैकेट में कर लो और थीटा के ऊपर में वेक्टर लगाओगे तो यहाँ माइनस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ये हमने थीटा कैसा दिया है, क्लॉकवाइज, और जो टॉर्क लग रहा है, टॉर्क जो लग रहा है उसका डायरेक्शन एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने तो रिस्टोरिंग होता नहीं तो ये ऑसिलेटरी होता भी नहीं, ऑसिलेटरी होना जरूरी है। तो टॉर्क का तो इक्वेशन हमने लिख लिया, अब यहां से दिख भी गया, क्या दिखा कि हाँ ये ऑसिलेटरी तो करेगा। बट एसएसएम के लिए अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा होना चाहिए। तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड करोगे। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, याद करो, रिंग, रिंग का किसके अबाउट, पूरा तो रिंग ही है, किसके रिंग का अबाउट? सेंटर ऑफ मास के नहीं, सब कुछ बता दिया, किसके अबाउट ऑसिलेशन हो रहा है, ये हिंज के हिंज, अबाउट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट लिखोगे, हिंज, टॉर्क, हिंज। टॉर्क जिसके अबाउट लिखो। ये सब इक्वेशन सब भूल गए। टाउ अबाउट एज दैट विल बी इक्वल टू आई अबाउट एज मल्टीप्लाई अल्फा, यही होता है ना। हाँ सर, ये थ्री जिसके बाई टू। अबाउट टॉर्क रहेगा उसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे ना, नहीं हाँ तो सर। रहेगा ना। ये कोई और नहीं, कोई अल्फा बीटा या एच को सेंटर ऑफ मास नहीं लिख सकते हो, फिर इसको भी सेंटर ऑफ मास लिखना पड़ेगा। तो टॉर्क हम लोग का किसके अबाउट है, टॉर्क हिंज, हम लोग का हिंज के अबाउट है। तो हम लोग को किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहिए हिंज अल्फा के। फाइंड करने के लिए, हिंज के अबाउट। और ये देखो, ये इस तरह से ये है तुम्हारा रिंग का प्लेन, और इस तरह से ये कर रहा है। तो ये हो गया हम लोग का, यही हो गया, बोलो। हाँ सर। ये नहीं ना हुआ, ये नहीं हुआ। अगर रिंग अगर ये है तो अब ये तो प्लेन नहीं हुआ ना, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है क्या, नहीं, नहीं। इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, देखो इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, क्लियर है। हाँ सर। तो हमको ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, एम आर स्क्वायर रिंग का, ये होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, और ये होता है एम आर स्क्वायर। तो एम आर स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, तो आई अबाउट एज क्या हो जाएगा, 3/2 mr स्क्वायर। एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा, और प्लस एम आर स्क्वायर। किसके अबाउट ये ऑसिलेशंस कर रहा है, ये है इसके अबाउट। तो ये होता है तुम्हारा एम आर स्क्वायर बाई 2। रिंग दिया होता ना कि डिस्क दिया होता, जल्दी से देखो, सर रिंग है। रिंग है। हाँ सर। और ऑसिलेटरी का देख लो तो किसके अबाउट करना था, कुछ मेंशन किया हुआ है क्वेश्चंस में। अगर ये रहेगा हमारा तो ये रहेगा, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर 3 एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और अगर ये रहेगा एम आर स्क्वायर, तो ये तो जैसे रिंग देखो, ये अगर रिंग है, अब आईसीएम और परपेंडिकुलर पास कर रहा है, तो आईसीएम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करना। तो ये हो जाता था एम आर स्क्वायर बाई 2 रिंग का। और फिर इसके अबाउट फाइंड कर, इसी के परपेंडिकुलर प्लेन में अगर ये है तुम्हारा, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर ऐसा है, तो फिर ये आई अबाउट mr स्क्वायर प्लस हाफ mr स्क्वायर। एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, ये कर दोगे हाँ सर, 3/2 आ तो 3/2 आएगा। तो अगर अब मान लो कि अब अगर तुम्हारा दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सपोज यहाँ वाला एक्सिस रोटेशन इसी के प्लेन से पास करता हुआ एक और है यहाँ पे, ऐसे क्रॉस में कर लो, तो ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो तुम्हारा एम आर स्क्वायर होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2, ये यूज करते थे हम लोग। देखो ये आगे आई तो ये भी आगे आई। अब आईसीएम, आईसीएम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो 2 टाइम्स आई हो जाता था। आईसीएम मालूम है, आईसीएम, हाँ सर। आईसीएम मालूम है। तो आईसीएम कितना होता है रिंग का, एम आर स्क्वायर। तो आई कितना mr हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। ये कैसे एम आर स्क्वायर बाई, ये एम आर स्क्वायर होता है ना। आईसीएम रिंग का कितना होता है, एम आर स्क्वायर। डिस्क का ना हाफ एम आर स्क्वायर होता है, बोलो। हाँ सर। तो अब अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये वाला, तो आई होता है एम आर स्क्वायर। तो ये देखो, यही तो है तुम्हारा एक्सिस रोटेशन, इसी के प्लेन में ही है ना। ये क्या है, रिंग के प्लेन में है और टेंजेंशियल है। तो ये हो गया एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर बाई 2, और ये हो गया तुम्हारा एम आर स्क्वायर। तो अब ये वैल्यू हो गया आई अबाउट एच एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर। अब क्लियर है। हाँ सर। अब अगर ये रिंग रहता, जैसे देखो ये रिंग का प्लेन रहता, और 1 इंच के अबाउट ऐसे, अब ये ऐसे ऐसे रोटेट करता है, ऐसे ऐसे इसी के प्लेन में ऐसे ले जाते फिर ऐसे ले आते, ऐसे ले आते फिर ऐसे ले आते।
तब तो फिर तुम्हारा ICM mr² प्लस mr² ये हो जाता। लेकिन ये कैसे रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे 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 रोटेट कर रहा है, तो फिर ये वाला हो गया एक्सिस रोटेशन। देखो समझ रहे हो इस बात को? हाँ हाँ सर। जैसे देखो ये तुम्हारा, ये सपोज रिंग है, स्क्वायर रेक्टेंगुलर को भूल जाओ, ये रिंग है। अब अगर तुम्हारा ये एक्सिस रोटेशन रहता है इसमें, तो देखो ऐसे ऐसे रोटेट करता करता ना। हाँ सर। तो यही तो एक्सिस रोटेशन है यहाँ पे, बस ऐसे है, और ये एक्सिस रोटेशन है, ये देखो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हो रहा है, हो रहा है। तो ये रिंग हाँ वाला सर। क्या होता है, mr²/2, और ये क्या है, md² ऐड कर दो तो mr²/2 प्लस mr², तो क्या हो गया 3/2 mr²। बाई 2 टाइम्स mr²। तो आई अबाउट h आ गया 3/2 टाइम्स mr²। क्लियर? बोलो। हाँ क्लियर। तो अल्फा क्या लिखोगे, अल्फा हाँ लिखोगे -8k r² थीटा डिवाइड बाई 3/2 टाइम्स mr²। ये r² तो गया, तो अल्फा क्या आ गया -16 टाइम्स k डिवाइड बाई 3m और मल्टीप्लाई थीटा। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस जैसा कंपेयर कर लो, तो अल्फा आ गया -ω² थीटा। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम लोगों ने कंपेयर कर लिया। अब यहाँ से आराम से लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ओमेगा मिल गया, ओमेगा क्या 16k डिवाइड बाई 3m का रूट अंडर। अब कंपेयर करना था वहां, देखो टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या हो गया 2π3m डिवाइड बाई 16k का रूट अंडर। बस वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, तो 2π3m, तो 3 मल्टीप्लाई m का वैल्यू देख लो, m कितना था 1 kg, तो 1 कर दिया, एंड 16 k कितना था 25 252 एंड 00, यही था। सर। अब इसी का क्या करना है रूट अंडर, तो ये क्या हो जाएगा 2π, नीचे से 4 और 50 निकले। नीचे से 4 और 50। निकल जाएगा, तो ये 2 2 जा 4 हो गया, और ये π√3 टाइम्स 100 डिवाइड बाई 100, तो ये हम लोग का मिल गया π/100√3। तो यहाँ से हम लोग बोल n का सकते हैं वैल्यू 3। दिस इंप्लाइज n विल बी इक्वल टू 3। क्लियर? देखो ऑप्शन है, सर। समझे इसमें कहाँ कहाँ गलती करने का चांस था? हाँ सर। बहुत जगह गलती करने हाँ। का चांस था। मोमेंट सर ऑफ वो इनर्शिया में मतलब गलती मैंने हिंज के हिसाब से नहीं किया था नहीं, इसलिए। पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर अच्छे प्रॉब्लम रहेंगे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा है क्या, ये सिंपल पेंडुलम है, लीनियर ऑसिलेशंस का है, एंगुलर ऑसिलेशंस का है, सब कुछ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। अब हिंज है, अब ये इस तरह से ऐसे ऐसे हो रहा है, तो ये एंगुलर एसएसएम कर रहा है, तो एंगुलर एसएसएम कर रहा है, तो उसका रूल्स यही है कि थीटा एंगल से डिस्प्लेस करो, रिस्टोरिंग टॉर्क लिखो। अब देखोगे कि कौन किसके रीजन से रिस्टोरिंग हो रहा है। mg का कोई टॉर्क लिख देता तो फिर तो वो एक एक्स्ट्रा आ जाता, वो पहले से है। mg कोई रिस्टोरिंग है क्या, नहीं। डिस्प्लेसमेंट के रीजन से जो नया जो फोर्स लगता है या जो टॉर्क लगता है, उसके रीजन से ही रिस्टोरिंग टॉर्क या रिस्टोरिंग फोर्स लिखते हैं। बाकी अगर लिखोगे बहुत सारे तो वो वैल्यू फाइनली कट जाते हैं और उसका कोई मतलब नहीं बनता है। बोला भी था कि जितना जितना बुक्स है, जितना दुनिया जहान में अगर देखोगे ऑथर का बुक्स, इवन एस सी वर्मा में देखोगे, तो वो एक पहले से जो फोर्स लगता है ना उसको भी लिखते हैं और फिर फाइनली कटा देते हैं। मेन पोजीशन है वो कटा देंगे, बट वो उतना लिखोगे टाइम लगेगा ना। जब मालूम है कि वो रेस्पॉन्सिबल है ही नहीं रिस्टोरिंग में, तो फिर उसको लिखने का क्या जरूरत है। क्लियर? हाँ सर। मिटा दे इसको, सर सबको क्लियर है ये? कौन कौन आए हो आज? बहुत कम लोग हाँ आते सर हैं। क्लियर। अपर्णा, अनीशा एंड प्लावन, और बाकी लोग गायब। चलो मिटा दे इसको। मॉर्णदीप का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर मैं कह रही हूँ घुमा छे बाकी लोग। बाकी लोग घुमा 6, 9 o'clock घुमा 6।
कभी भी घुमा अच्छे से घोर कलयुग से। वेब सीरीज देख छे? हाँ रुद्रा देखा होगा। हाँ रुद्रा देख रहा होगा, देख रहे हो, रुद्रा देख रहे हैं। और आफ्टर 12 उसके बाद फिल्म बनाएगा। जिसको कैरियर बनाना है वो गायब है, और जिसको कुछ नहीं करना है वो लगा पड़ा है। चलो तुम लोग को तो एटलीस्ट हो ना। चलो नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट। और बता दूं? सही 11 11 नंबर देखो। 11 किधर गया? 11 किधर है? ऊपर है, नीचे है? अच्छा लास्ट। ये तो बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, चलो इसको ध्यान से करो। ये एक बहुत अच्छे बुक्स का है, बहुत जगह इसका सलूशन है, बट सलूशन देखोगे तो सिंपल दिखेगा कि फोर्सली लिखा हुआ है, बस आंसर लाना है हमको, बस ले आए। और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। फिर एक रॉड है, बोला मिडिल में, यहाँ पे ऐसे है, मिडिल सेक्शन है। फिर यहाँ पे एक हिंज किया हुआ है, यहाँ पे भी एक हिंज है, इसका नाम है ओ। अब ये भी लेंथ L है और इधर भी लेंथ L है, मिडिल में है ये। इसका मास m है और इसका मास, इसका 2k है और इसका भी क्या है, k है। और साथ में यहाँ पे भी एक स्प्रिंग लगा हुआ है और इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है 2k। ठीक है। Consider shown harassment rod is massless which can rotate freely about hinge O। दिया हुआ है, मेंशंस किया हुआ है। जो रॉड है, यही तो रॉड है, यही है ना रॉड। से मतलब टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट ही क्या होगा आंसर? रॉड जो है वो मासलेस है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट इसमें लिखा हुआ है ना कि रॉड जो है वो मासलेस है, वही इंपॉर्टेंट है। अब लावन क्या बोल रहे थे? सर आप बोले ना क्वेश्चन में आंसर छुपा है, मतलब वो यही है आंसर क्वेश्चंस में जो छुपा हुआ है, रॉड इज मासलेस। रॉड क्या है? मासलेस है। अब देखो क्या है बोला हुआ है, कंसीडर द सोन हस्बैंड रॉड इज मासलेस विच कैन रोटेट फ्रीली अबाउट हिंज ओ। अब हिंज ओ के अबाउट वो फ्रीली रोटेट कर सकता है। ऑल द स्प्रिंग्स आर आइडियल एंड मासलेस, वही है स्प्रिंग्स जैसे पहले हम लोग लेते थे। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ मास एम, कौन ऑसिलेट कर रहा है? ये इसका ऑसिलेशन हो रहा है और इसी के लिए बात कर रहा है। रॉड का भी हो रहा है बट उसके ऑसिलेशंस के लिए कोई बात नहीं कर रहा है। नेग्लेक्ट ग्रेविटी साथ में दिया हुआ है कि जो ग्रेविटी है उसको नेग्लेक्ट करना है, मतलब mg वमजी ये सब लगाने का जरूरत नहीं है, mg वमजी कोई फोर्स नहीं है। तो बोल रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, इसका जो ऑसिलेशन है उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो होगा 1/2 पाई अंडर रूट एन के डिवाइड बाई 9m। तो पूछ रहा है कि n का वैल्यू बता दो, पूछ रहा है कि n का वैल्यू, मतलब हमको इसी का ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड फाइंड करना है, यही तो है बस। क्लियर? क्वेश्चंस क्लियर है? हाँ सर क्लियर। तो चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं अपन हम लोग। तो सबसे पहले यही ऑसिलेशंस कर रहा है, अभी रखा हुआ है तो मीन पोजीशंस पे पकड़ लो। अब अगर इसको x यूनिट डिस्प्लेस करोगे, ध्यान से सीखो, क्यों ये इसको डिस्प्लेस इसके पास अभी क्यों नहीं है? क्योंकि मालूम है हमको अगर टाइम पीरियड फाइंड करना है ऑसिलेशन का, तो जो ऑसिलेट कर रहा है उसके लिए तो फाइंड करेंगे ना, उसी के लिए फाइंड करेंगे। तो कौन ऑसिलेट कर रहा है? ये स्टेप 1 क्या था? स्केच द प्रॉब्लम। स्टेप 2 आइडेंटिफाई द मीन पोजीशन। स्टेप 3 अब कैसा एसएसएम है? लीनियर एसएसएम है। ये देख रहे हो ऊपर नीचे बस करेगा, लीनियर ही ऑसिलेशंस करेगा ना। हाँ सर। तो अब इसके बाद स्टेप्स क्या था? डिस्प्लेस बॉडी फ्रॉम एक्स यूनिट लेंथ अलोंग लीनियर ऑसिलेशन। तो आइदर ऊपर या नीचे डिस्प्लेस कर दोगे। अब इसको डिस्प्लेस कर दिया, यहां से एक्स यूनिट लेंथ डिस्प्लेस कर दिया।
तो इसमें भी कुछ इलोंगेशन आएगा और इसमें भी कुछ कंप्रेशन होगा और इसमें भी कुछ कंप्रेशन होगा। होगा? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अब ये x है तो इसको तो x ही ले जाएगा, इसमें कितना आएगा, इसको अगर नीचे ले जाओगे x, इसको अगर नीचे ले जा रहे हो तो ये कितना इलोंगेट करेगा x, वो तो क्लियर। बोलो। हाँ सर। अगर कोई इसको पकड़ के 1 मीटर नीचे ले आया तो ये कितना आएगा, 1 मीटर। हाँ सर, एक्स डिस्प्लेस होगा। अब ये देखो, ये अगर यहीं पे रुका रहता तो ये भी 1 मीटर ही लॉन्ग कंप्रेस होता, बट ये यहाँ तो रुका हुआ नहीं है ना। रुका हुआ है क्या, नहीं, देखो स्प्रिंग लगा हुआ है, ये भी नीचे आएगा। आएगा? बोलो, बोलूं दादा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो सपोज इसमें तो हमने x मान लिया और x यही था, इसमें सपोज हमने x1 मान लिया और इसमें हमने मान लिया x2। ये भी ऐसे कंप्रेस होगा और ये भी ऐसे कंप्रेस हो जाएगा। और हाँ, इतना जरूर है कि x1 और x2 दोनों मिलके ही तो तुम्हारा इसमें इसमें भी फाइनली ये तो x आ रहा है, आ रहा है ना। हाँ सर। तो x का ही पार्ट इसमें है और x का ही पार्ट इसमें है। बोलो। हाँ सर। तो अब ये पॉइंट को देखो, ये पॉइंट कितना, मान लो कि ये जो रॉड है वो रॉड का डायग्राम अब बन गया इस तरीके से। सर वीडियो लैग हो। वीडियो लाइक हो रहा है सर स्क्रीन शेयर हाँ हटा सर। दीजिए। तो स्क्रीन शेयर हटा दे। हाँ सर। हाँ चलो स्क्रीन शेयर हटा देते हैं। मेरा नेटवर्क देखो तो येलो है, वाइट है, और सर वो स्क्रीन शेयर में नहीं दिखेगा सर। स्क्रीन शेयर में नहीं दिखेगा। तो स्क्रीन शेयर नहीं को सर, हटा सिर्फ दो। चलो स्क्रीन शेयर को हटा दिया, तो स्क्रीन शेयर को हटा दिया तो मेरा वीडियो किधर गया, अब आया मेरा वीडियो। हाँ सर, सिग्नल वाइट है। तो मेरा तो फिर सही है, तुम लोग का इशू है। तो मतलब वाइट हाँ, दिखा रहा प्लाबन का है, हो येलो जा रहा है। येलो। वाइट दिखा रहा है मतलब सिग्नल स्ट्रांग है, मेरे तरफ से इंटरनेट का कोई इशू नहीं। हाँ, प्लाबन का ही येलो है। प्लावन का येलो है तो प्लावन के रीजन से प्रॉब्लम है, मेरे रीजन से प्रॉब्लम। चलो कोई बात नहीं, अभी ठीक है प्लावन। हाँ सर। तो चलो इसको देख लो। अब सपोज ये जो रॉड है यहां से यहां आया है, ठीक है। मान लो ये तो एंगल में ही चलेगा ना। ये मान लो कि ये रॉड जो है यहां से यहां थीटा एंगल पे रोटेट हुआ है, तो ये वाला जो लेंथ है वो कितना लेंथ कंप्रेस करेगा, 12 लेंथ हो गया। तो ये लेंथ आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई थीटा होगा। ये है 12, यहां से यहां दिख रहा है प्लावन, कोई नहीं हो क्या? हाँ सर। है सर, दिख रहा हो है ना। सर। ये यहां से यहां 12 है और ये थीटा से डिस्प्लेस है, तो ये वाला लेंथ कितना हो गया, 12 मल्टीप्लाई थीटा हो गया। अब ये वाला लेंथ यहां से यहां कितना आएगा, ये वाला जो लेंथ आएगा यहां से यहां वो कितना होगा, ये तो एल है और ये थीटा एंगल है, तो ये लेंथ हो जाएगा एल मल्टीप्लाई थीटा होगा। हाँ सर। ये हाँ हो सर। जाएगा एल मल्टीप्लाई थीटा। तो एक्चुअल में ये वाला पॉइंट यहां से यहीं आ रहा है, यहां से यहां नहीं आ रहा है। ये जितना कंप्रेस हो रहा है उतना ये कंप्रेस नहीं हो रहा है, ये यहां से यहां आ रहा है और ये यहां से यहां कितना लेंथ आ रहा है, एल थीटा आ रहा है, आ रहा है तो। हाँ सर। और ये वाला कितना पंप पकड़ के हाँ चले, x1, तो जो हमारा x है वो इसका तो x ऊपर का हो ही गया और ये जो x नीचे आया है उसका दो पार्ट। जैसे देखो ये स्प्रिंग अगर लिया हमने, ये स्प्रिंग लिया, अब बोला कि ये वाला जो पॉइंट है ना वो x इधर आया है, आया है। अब अगर बोल दिया कि x इधर आया है तो ये दो तरीके से आया है, दो तरीके से आया है। x का एक पार्ट में खुद ये इधर आ रहा है x1 और दूसरा पार्ट में ये पॉइंट खुद से वापस चला जा रहा है कितना, एल थीटा। अब अगर ये यहीं पे स्टॉप रहता तब तो x1 के बराबर होता। बात को समझ रहे हो? अगर हाँ ये सर।
स्प्रिंग यहाँ पे दूसरा एंड उसका फिक्स रहता, तो ये पॉइंट जितना नीचे आ रहा था एक्स, और ये स्प्रिंग जितना भी था उतना इसमें भी कंप्रेशन हो जाता, लेकिन ये जो दूसरा वाला पॉइंट है ना वो और पीछे चला जा रहा है, चला जा रहा है। तो एक्स x1 और एल थीटा का क्या रिलेशन होगा? x1 माइनस एल थीटा, यही होगा एक्स, सोच के बताओ जल्दी। x1 माइनस एल थीटा, यही होगा एक्स। हाँ मतलब x1 इक्वल टू x प्लस, यहां देखो, ये 1 मीटर नीचे आया, अब ये एंड इज फिक्स रहता, तो इस वाले स्प्रिंग में भी कितना कंप्रेशन होता? 1 मीटर। ये एंड अगर फिक्स रहता तो इस वाले स्प्रिंग में भी कितना कंप्रेशन होता? 1 मीटर। क्लियर? हाँ सर, हाँ अब अगर ये वाला एंड अगर 1/2 मीटर और इधर चला गया है, 1/2 मीटर और इधर चला गया, तो फाइनली इसमें कितना कंप्रेशन होगा? 1 मीटर होगा क्या? नहीं। कितना होगा? 1 मीटर में इसको नहीं घटाओगे उतना ही कंप्रेशन होगा ना। बोलो बोलो। तो ये हमको लिखना चाहिए x1 में, x1 इसमें एक्चुअल कंप्रेशन लिए हैं, ये है एक्चुअल कंप्रेशन, एक्चुअल कंप्रेशन। तो x1 अगर ये स्टॉप रहता तो x1 और x बराबर हो जाता, बट अगर ये स्टॉप नहीं है तो x में से घटाना पड़ेगा किसको? एल थीटा को, तभी तो x1 आएगा। अगर ये 1 मीटर नीचे आता, जैसे ये 1 मीटर नीचे लाया, तो इसमें तो 1 मीटर क्योंकि ये फिक्स है, अब यहाँ पे ये तो फिक्स नहीं है ना, अगर ये फिक्स रहता तो इसमें भी कंप्रेशन होता 1 मीटर, बट ये अगर 1/2 मीटर नीचे चला गया है खुद से, तो फिर इसमें उतना कंप्रेशन तो होगा नहीं। इसमें जितना भी लिए हो एक्स कंप्रेशन जो एक्स था पहले का, उसमें से अगर एल थीटा घटा दोगे तभी तो x1 आ जाएगा। तो पहले ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर, सबको क्लियर? अब दूसरा, अब एल थीटा और इसमें देखो, अब जरा इस रॉड को देखो, ये जो रॉड है, ये जो रॉड है यहाँ पे हिंज्ड है, और साथ में ये पॉइंट ओ है। अब यहाँ पे अगर इसमें के x1 कंप्रेशन हुआ है, फाइनली क्या हुआ है? कंप्रेशन। अगर कंप्रेशन हुआ है तो ये किधर लगाएगा फोर्स? ऊपर की तरफ। कितना? k मल्टीप्लाई x1। और ये इसमें अगर इलोंगेशन हुआ है तो ये भी तुम्हारा ऊपर की तरफ लगाएगा। कितना? 2k 2k, मल्टीप्लाई 2l थीटा लगाएगा। बोलो। हाँ सर, तो हमने थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, और रिस्टोरिंग टॉर्क तो यही है, यही है ना। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर तुम्हारा 0 है, तो जो भी टॉर्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर तुम्हारा, ये फाइनली कंप्रेशन हुआ है ना, कंप्रेशन हुआ है तो नीचे की तरफ लगाओगे ना। कितना लगाओगे? के x1, क्योंकि ये स्प्रिंग को क्या किया हो? कंप्रेस किया हो, तो के x1 नीचे लगाएगा और ये इधर लगाएगा। अब चूंकि मोमेंट ऑफ किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही अगर तुम्हारा नहीं है, जैसे टॉर्क अबाउट ओ लिखोगे, टॉर्क अबाउट अगर ओ लिखोगे तो क्या लिखोगे? के एक्स मल्टीप्लाई, यहां से यहाँ क्या डिस्टेंस है? एल। एल ये हो गया इधर का टॉर्क, और ये हो गया इधर का टॉर्क, तो फिर माइनस साइन डालोगे, और 2k मल्टीप्लाई 2l थीटा, 2l, एल वही है, कैपिटल एल स्मॉल एल लिखो, और परपेंडिकुलर लेंथ कितना हो गया? 2l। अब ये टॉर्क ही 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही क्या है? रॉड क्या है? मासलेस। तो टॉर्क क्या बोल दिया हमने? मासलेस का, मासलेस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए? 0। तो दूसरा इक्वेशन यहां से आएगा, तो यहां से दिस इंप्लाइज करके लिख सकते हो कि x1l इज इक्वल टू 2 टाइम्स k मल्टीप्लाई 2l थीटा मल्टीप्लाई 2l। तो देखो l l कैंसिल हो गया,
के कैंसिल हो गया, यानी कि x1 दैट विल बी इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8 टाइम्स L थीटा। लिख सकते हैं x1? हाँ बोलो। हाँ ये लिख दिया। हाँ, अब इस पे आओ। फाइनली तो इसी मास पे आना ना हमको, m मास पे। ये एलोंगेट हुआ है तो स्प्रिंग ऊपर लगा रहा होगा, कितना फोर्स, 2k मल्टीप्लाई x, 2k मल्टीप्लाई x। अब ये स्प्रिंग, ये यहाँ पे किधर फोर्स लगा रहा है, नहीं ये कंप्रेस हुआ है ना, ये ऐसे कंप्रेस हुआ है तो ये बाहर की तरफ लगाएगा और ये भी ऊपर की तरफ लगाएगा। कंप्रेस हुआ है तो कितना लगाएगा, k मल्टीप्लाई x1, यही लगाएगा। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है यही तो है टोटल F रिस्टोरिंग। तो F रिस्टोरिंग अगर यहां देखोगे तो F रिस्टोरिंग लग रहा है 2kx एंड ऑल्सो k मल्टीप्लाई x1। अब x1 के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे हम लोग, x1 के वैल्यू को। अब सबसे पहले x1 देखो यहाँ कितना है, 8L थीटा है। तो यहाँ पे अगर x1 के वैल्यू को अगर पुट कर दोगे यहाँ से, x1 कितना आया, तो सर x का वैल्यू 9L थीटा आ जाएगा। हाँ पुट कर लेते हैं पहले, 8L थीटा दैट विल बी इक्वल टू x माइनस L थीटा। तो x का वैल्यू हो गया 9L थीटा, मतलब L थीटा का वैल्यू हम लोग यूज कर सकते हैं x/9। x को रहने दो क्योंकि हमको लीनियर SHM चाहिए ना। तो ये आ गया तुम्हारा L थीटा। अब x1 और L थीटा का रिलेशन था ना, तो x1 दिस इंप्लाइज x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स L थीटा, और L थीटा का वैल्यू पुट कर दोगे x/9, तो x1 का वैल्यू हो गया 8x/9। सबको x के टर्म में ले आया, x1 कितना हो गया 8x/9। तो ये हो गया तुम्हारा 2kx प्लस k मल्टीप्लाई x1 हो गया 8x/9। यहां तक क्लियर? हाँ सर। अब ए फ्री स्टोरिंग को फिर से लिख लो, वेक्टर बाद में। अब 9 2 से कितना होता है, 18 18 एंड 8 26, 9 2 से 18 एंड 18 एंड 8 कितना 26 टाइम्स के x/9, यही आ गया। अब अगर वेक्टर हाँ लगा सर। दो ए फ्री स्टोरिंग या डायरेक्ट एक्सेलेरेशन लिख लो, एक्सेलेरेशन माइनस आ तो -26k/9m, किसके मास से डिवाइड करोगे, जो ऑसिलेट कर रहा है, और मल्टीप्लाई x। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लो, -ω²x, ये a एंड ये b। अब फ्रॉम a एंड b कोई भी लिख सकता है, फ्रॉम a एंड b हम लिख सकते हैं कि ओमेगा हो गया हमारा 26k/9m का रूट अंडर। तो टाइम पीरियड फाइंड करना था, देखो टाइम पीरियड फाइंड करना था ना, दिस इंप्लाइज टाइम पीरियड ने फ्रीक्वेंसी फाइंड करना था। तो f क्या होता है 1/2 और ω/2, तो 26k/9m का रूट अंडर। और इसको कंपेयर कर लो 1/2 मल्टीप्लाई nk डिवाइड बाई 9m। तो दिस इंप्लाइज n का वैल्यू कितना आ गया 26। यह आंसर हो गया, ये प्रॉपर आंसर हुआ। कुछ भी हम लोगों ने फोर्सली नहीं किया, ये हम लोगों ने प्रॉपर इसका आंसर्स कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है सब जगह? हाँ सर, थोड़ा रुकिए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है थिंक करने का। और दूसरा, अगर रॉड मासलेस लिया हुआ है इसका अब हमको इस एल थीटा और x1 इस सब में रिलेशन लाना पड़ेगा ना, तो ये बहुत अच्छा रिलेशन यहाँ से देता है एल थीटा का और x1 में रिलेशंस। और बाकी काम तो फाइनली हमको इसी के साथ करना है, बट इसको कोई बताएगा तब ना कि x1 कितना है, और x1 भी किसके टर्म में चाहिए, x के टर्म में, तभी तो रिस्टोरिंग फोर्स या टॉर्क लिखेंगे। तो एक ही इसमें हिडन था तुम्हारा रॉड था जो वो मासलेस था, मासलेस रॉड था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हारा क्या हो गया 0। क्लियर? अब इतना टफ ये सब एडवांस में ही पूछेगा तुम्हारा, ये सब तुम्हारा जेई मेन या फिर ये पूरा क्वेश्चन 3 मिनट में बनेगा? अरे एडवांस में पूछेगा तो ये तुम्हारा लिंक करके पूछेगा, एक बड़ा सा प्रॉब्लम का पूछेगा या इंटीजर टाइप का पूछेगा। इंटीजर टाइप पे तो ज्यादा मार्क्स का होता है एडवांस में ना, या फिर इसको
मल्टीपल ऑप्शंस में मल्टीपल्स करेक्ट करके पूछेगा, 2-3 टर्म पूछ लेगा इसमें, तो ज्यादा मार्क्स का हो गया। फिर 3 मिनट के एडवांस में तो वो प्रॉब्लम होते हैं ना सिंगल करेक्ट वाले, तो सिंगल हाँ करेक्ट ये नहीं देगा, या तो इंटीजर में देगा ज्यादा मार्क्स का, कॉम्प्रिहेंशन बना देगा। कॉन्सेप्ट्स को सीखो mainly, इसमें तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखे ना। हाँ सर, एक साथ बहुत। हाँ, एक साथ बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स है, तो कॉन्सेप्ट्स को मेनली सीखो। काम वही है, किसी का टाइम पीरियड फाइंड करना है। जितना भी अभी हम लोग प्रॉब्लम किए, जो रूल्स था, स्टेप्स था, सब उसी से हो रहा है या कुछ नया है? सब उसी से हो रहा है। उसी से। तो अब उसी में एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस जो है ना वही थोड़ा प्रॉब्लम को टफ करता है। एप्लीकेशंस करने आता है हम लोगों को तो फिर इजिली प्रॉब्लम बनेगा। और एप्लीकेशंस पे कॉन्फिडेंस तब आएगा जब ज्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम बनाओगे, तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये भी क्लियर है? हो गया तो ये? हाँ सर, हो हाँ गया सर। सर। और कुछ है देखो जल्दी, और नहीं सर। नेक्स्ट तो फिर बाद में मिलेंगे। और कुछ है? नहीं नहीं सर। नहीं। अनीशा तुम्हारा तो शायद एसएसएम छूटा हुआ था ना? अनीशा सब समझ रही हो तुम? हाँ सर। हाँ। पहले के अब कुछ और डाउट होगा पर्सनल तो ग्रुप में भेज देना या मुझे भेज देना, जो भी होगा हम लोग कर लेंगे। बट जिसका भी कुछ भी बैकलॉग अगर लगा हुआ है, तो बैकलॉग ये जो 10 डेज का 15 डेज का टाइम मिला है ना, इस बैकलॉग में पूरा कर लो वो। क्योंकि 11th फिर बैकलॉग पूरा करना 12 में देखो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। ऐसे जल्दी सिलेबस खत्म हो जाता है 12 का, अक्टूबर में ही, हार्डली एंड अक्टूबर होते होते तक खत्म हो जाएगा। 11 भी रिविजन कराया जाता है, बट अभी अगर पूरा कर लो तो उस समय 12 का भी हम अच्छे से कर सकते हैं। और साथ में बोर्ड एक आ जाता है, तो बोर्ड के लिए 1 मंथ तो सबको ही को देना ही पड़ता है। तो 1 मंथ तो तुमको एक्स्ट्रा उस समय बोर्ड के लिए भी देना होगा। और साथ में अगर नीट का है, जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए भी, जैसे इस बार देखो क्या हुआ, 26 को बोर्ड का एग्जाम है, सेकेंड टर्मिनल, और उससे पहले जेई मेन हो गया, और तुरंत बाद में फिर मई में फिर से तुम्हारा जेई मेन है। तो बोर्ड और मेन जो है ना, बट नेक्स्ट कमिंग सेशन में ऐसा नहीं होता है, बोर्ड पहले ही हो जाता है, मार्च ये सब में बोर्ड फिनिश हो जाता है, अप्रैल में तुम्हारा जेई मेन एग्जाम होता है, मई में तुम्हारा नीट का एग्जाम होता है, तो काफी टाइम मिल जाता है। तो तुम लोग के सेशंस में कोई इशू नहीं रहेगा, बट इस वाले सेशंस में तो हो गया प्रॉब्लम। बट इस सेशंस में प्रॉब्लम नहीं है, आपसे ज्यादा का तो टेस्ट पहले ही ले लिए, बस ऐसे ही है। पर जो बच्चे बोर्ड पे ज्यादा फोकस करने लगते हैं, डरने लगते हैं, जैसे एक बचपन से हो जाता है ना, 10th बोर्ड, 12th बोर्ड, बोर्ड है, वो तो बाद में मालूम चलता है कि बोर्ड का रिजल्ट्स का मतलब सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के लिए है और कुछ नहीं है। आज हम लोग का क्लास 12 का स्कूल स्टार्ट हो गया था, तो आज भी हम लोग को बहुत डराया जा रहा था कि बोर्ड्स ही मेन फोकस रखो, इस हाँ, नीट। वो डराते हैं, इसलिए डरोगे नहीं तो फिर आप डॉक्टर भी बनोगे तो डॉक्टर क्यों, कौन सा डॉक्टर, क्या एमडी एमएस करना चाहते हो? फिक्स होगा, न्यूरो, हार्ट, यही सब करना करना चाहोगे? हाँ सर। क्यों मालूम? नहीं सर। डिमांड ज्यादा है इसीलिए ना। क्यों हाँ डिमांड सर। ज्यादा है? क्यों डिमांड ज्यादा है मालूम? क्योंकि हार्ट का कुछ भी इशू होगा तो मरने का चांस ज्यादा है, तो उसमें ज्यादा पब्लिक डरेंगे, तो ज्यादा जल्दी इलाज करने आएंगे, जो बोलेंगे वो करेंगे, तो हमको उसके हिसाब से मार्केट में वैल्यू होगा, पैसे मिलेंगे, सिंपल यही है। दुनिया डर पे जीती है, डर को दिखाओ, जीतो। स्कूल्स वाले वही कर रहे हैं, स्कूल्स वाले वही कर रहे हैं। 10th के बोर्ड का सर्टिफिकेट्स का क्या यूज है अभी तक? 11 12 में कोई यूज आया? नहीं यूज नहीं आया, सर। बस 60% से ऊपर होना चाहिए, 12 में 75% से, सीबीएसई में 75% से ऊपर सबको ही ले आता है, और लाना आसान है बहुत, बस सफिशियंट है। कोई नहीं, कभी नहीं पूछने वाला है कि तुम्हारा 95 था। इवन 10th में जिनका 98 था ना, और 99 था, जो 10 टॉपर थे, अगर वो 11 12 अच्छे से नहीं पढ़ेंगे ना, तो उनको कहीं पे कुछ नहीं होने वाला है। 11 12 में सिर्फ बोर्ड में नहीं, 11 12 के सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अब जो अच्छी यूनिवर्सिटी भी है ना, तो जैसे मान लो 11 12 के बाद, जैसे मान लो तुमको कि नीट या मेडिकल्स नहीं करना है, तो अब कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन तो करोगे ना कंप्लीट,
तो जितनी सर। भी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं वो सब एक साथ कंपाइल करके अब सीईटी टेस्ट लेंगे उसके थ्रू, तो फिर तो टेस्ट ले ही रहे हैं, तो टेस्ट लेंगे तो फिर तो 11-12 का पूछेंगे ही उसी में जो पढ़ के आए हो, और 11-12 का पूछेंगे तो टफ तो करेंगे ही, क्योंकि सीट्स कम है, एप्लीकेशन ज्यादा है, तो फिर तो टफ होगा ही। तो जो पढ़ेगा वही तो आगे जाएगा, क्योंकि ये 11-12 का तो सिलेबस पढ़ रहे हैं, वो स्कूल्स में होता नहीं है पढ़ाई। 11-12 का ही तो सिलेबस है ना, ये सब कहाँ का है, एसएसएम ये सब कहाँ का है, 11-12 का है। हाँ एप्लीकेशंस थोड़े स्ट्रांग हैं, एप्लीकेशंस बोर्ड में वो कराते नहीं है, तो वो तो गलती है ना, नहीं कराते हैं तो आगे तो पूछे जाएंगे। तो हम मान लो अगर हमको बीएचयू में जाना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, यादवपुर यूनिवर्सिटी में कोई सपोज हमको फिजिक्स ऑनर्स करना है, मैथ ऑनर्स करना है, या बायो का कुछ ऑनर्स करना है, कुछ भी ऑनर्स करना है, सिंपल, नॉट टेक कोई जेई या फिर एमबीबीएस नहीं करना है, तो भी तो हमको वहां पे टेस्ट एंट्रेंस देना ही पड़ेगा। और एंट्रेंस में क्या पूछे जाएंगे, जो पढ़ के आए हो 11-12 के, जो पढ़ के आए हो तो वही पूछे जाएंगे, समझे। सर। तो जो जिनका बैकलॉग है वो पूरा कर लोगे अच्छे से, हम लोग टाइम देंगे। जिनको भी इंडिविजुअल पूछना है इंडिविजुअल पूछो, सेंटर आना है सेंटर आओ, हम लोग तो जाएंगे ही सेंटर। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करेंगे। हाँ सर। चलो फिर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सर। अच्छे से खाना, और वेब सीरीज नहीं देखने लगना, थोड़ा हाँ पढ़ना। सर, एग्जाम का शेड्यूल मिल गया है सर, आप कौन देखेगा। हाँ चलो अच्छा है, ठीक है पढ़ना। गुड नाइट अनीसा, गुड नाइट लावन, गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन।